हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 5। इसके बाद एक लास्ट पार्ट देखेंगे और आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होगा। तो चैप्टर नंबर 5 में हम डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम देखेंगे। उसके बाद इधर जो डिसऑर्डर्स है, अलग अलग डिसीज़ है, वो देखेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोन और हार्मोन एक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो वो दो प्रकार के क्या करेंगे, हम मैकेनिज्म देखेंगे। क्लियर? हाँ सर, ये चीज़ें सारी हम पार्ट इस 5 के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बायो स्टडी ऐप अब तक डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये आपके मूड पे, किस पे, मूड, थिंकिंग, आपकी विचार करने की जो क्षमता है और आपका बिहेवियर है उसके ऊपर ये असर करती है। अफेक्ट, देखो दो चीज़ है, एक है इफेक्ट और दूसरी है अफेक्ट। तो इसमें ई एंड ए का इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अफेक्ट मतलब बैड इफेक्ट। तो बैड इफेक्ट को क्या बोला जाता है, अफेक्ट बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। तो सम ऑफ द मेजर कैटेगरीज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो मेजर कैटेगरी है उसे बोला जाता है आईडी। आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। तो इसमें सबसे पहला है आपका मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, हाँ सर। पार्किंसन डिसीज है, अल्जाइमर डिसीज है, वो हम देखेंगे। तो अब ये इसको फॉर्मली नोन एज मेंटल रिटार्डेशन, ये जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, डिसएबिलिटी, तो उसे हम फॉर्मली क्या बोलेंगे, उसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो पहला देखो एएसडी। एएसडी में क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बाद बीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद एडीएचडी है, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो आपको सिर्फ इसके जो एग्जाम्पल्स है वो याद करके रखने हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, या फिर ऐसे ही बोला जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो कौन से ऐसे डिसीज है जो मेंटल रिटार्डेशन में नहीं आते हैं। तो आपको एमसीक्यू इसके ऊपर बनेगा, क्या बनेगा, एमसीक्यू। ठीक है, हाँ सर। अब देखेंगे पहला डिसीज दैट इज पार्किंसंस डिसीज और दूसरा है अल्जाइमर डिसीज। तो अगर ये डिसीज पे सवाल आया तो 2 मार्क का सवाल आपको आ सकता है। तो 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट आपको अच्छे से लिखते आने चाहिए। पहला देखो, जो पार्किंसंस डिसीज है वो किससे होता है। तो जो डोपामाइन है, देखो डी जनरेशन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन द सीएनएस कॉज द पार्किंसंस डिसीज। सिंपल है, अपने सीएनएस में, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें एक जो न्यूरॉन है उसका डी जनरेशन होता है, वो ब्रेक हो जाता है और उसका नाम है डोपामाइन। आपको पता है डोपामाइन के बारे में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो लव हार्मोन है कि नहीं। डोपामाइन ये कब रिलीज होता है, जब आपको अच्छा लगता है। तो ये जो डोपामाइन रिलीजिंग हार्मोन है, इसका जो न्यूरॉन है वो अगर ब्रेक हो गया तो आपको जो डिसीज होगा उस डिसीज का नाम होगा पार्किंसंस डिसीज। इसके जो सिम्टम्स है उसको डेवलप होने के लिए कुछ कभी कभी बहुत ज़्यादा साल भी लगते हैं, तब जाके इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। सिम्टम्स आर ट्रेमर्स, मतलब क्या कि आपका कोई ऑर्गन बॉडी का वो हिलने लगता है, कांपने लगता है। उसके बाद स्टिफनेस, चलने में जो है डिफ़िकल्टी आती है, स्टिफनेस, अकड़ जाता है। वॉकिंग में आपको डिफ़िकल्टी आती है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। दिस आर द सिम्टम्स। ठीक है, तो सिम्टम्स डेवलप होने के लिए सालों साल लगते हैं। कैसे होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या है ये आपको अच्छे से बताने हैं। नेक्स्ट में है अल्जाइमर्स डिसीज। अब ये जो सारे डिसीज हम देख रहे हैं, ये सारे डिसीज रिलेटेड विद है आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। नर्वस सिस्टम में गड़बड़ होने के बाद कौन से डिसीज होते हैं, ये आपका सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज नहीं होंगे या फिर उससे रिलेटेड भी नहीं होंगे। सो अल्जाइमर डिसीज देखो, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। अब डिमेंशिया क्या है, तो एक ऐसी डिसऑर्डर है जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर को हम डिमेंशिया कहते हैं। तो ये उसका एक फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है अल्जाइमर डिसीज, जिसमें आपका बिहेवियर, आपकी थिंकिंग, उसके ऊपर असर होता है ये। सो इट्स इंसिडेंस इंक्रीज विद द एज, एज के साथ ये होने के चांसेस ज़्यादा होता है। शोविंग द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग दैट इज थिंकिंग। कॉग्निटिव जो फंक्शनिंग है, जो इंपॉर्टेंट है, वो उसमें गड़बड़ हो जाती है, लॉस हो जाती है। थिंकिंग ने अच्छे से थिंकिंग नहीं कर पाता, चीज़ों को भूल जाता है।
रिमेंबरिंग की कैपेसिटी खो देता है, रीजनिंग एंड बैले देखो बिहेवियरल एक्टिविटी, जो बिहेवियर है वो अचानक से चेंज हो जाता है। मतलब जो बॉडी के अपने ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन की एक पर्टिकुलर वो पर्सन की जो आइडेंटिटी रहती है वो चेंज हो जाती है इससे। ठीक है, आपने एक मूवी देखा होगा उरी, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक की एक वो मूवी है, उसमें जो हीरो है जिसमें विकी कौशल है, उसकी जो वहाँ पे मतलब माता है, ठीक है, उसकी जो मम्मी है उस मूवी के अंदर, तो उनको ये डिसीज था अल्जाइमर डिसीज। सो इट ऑकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ कोलिनर्जिनिक एंड अदर न्यूरॉन इन द सीएनएस एंड द अक्यूमुलेशन ऑफ एमिलॉइड प्रोटीन्स। देखो कोलिनर्जिक एंड अदर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये लॉस हो जाते हैं, और आपका जो सीएनएस है उसके अंदर एमिलॉइड प्रोटीन का भी अक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे ये डिसीज होता है। देर इज नो क्योर फॉर अल्जाइमर बट द ट्रीटमेंट स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज एंड मे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो इसके अंदर जो है कोई क्योर नहीं है। देखो कुछ चीज़ें जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो मेन फंक्शन है हमारी, अगर आइडेंटिटी है तो न्यूरॉन्स को तो हम नहीं बना सकते, समझ में आ रहा है। तो बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं। तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो ये स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत जटिल है, सबसे जटिल संरचना हमारे बॉडी की है। तो कुछ चीज़ें जो होती है बेसिक चीज़ें उसको हम कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। लेकिन हाँ चलो हाथ टूट गया दूसरा लगा सकते हैं, आय काम नहीं कर रहा तो उसका स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। लेकिन जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स को कैसे हम जनरेट करेंगे, तो अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए इस डिसीज़ का कोई प्रिवेंशन मतलब ये नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। चलो लेकिन कुछ हम अदर टैबलेट्स दे के मदद कर सकते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम सुधार सकते हैं। तो दिस अबाउट द अल्जाइमर डिसीज़। अब शुरू करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग सेल है, अलग अलग सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम का जो तालमेल है एक दूसरे के साथ कैसे है सर, क्योंकि इनके अंदर ना केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। केमिकल्स रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स, केमिकल्स रिलीज करते हैं अपने ऑर्गन्स। कौन रिलीज करता है केमिकल, तो सर ऑर्गन्स रिलीज करते हैं। और वो केमिकल्स कौन से हैं सर, तो वो केमिकल को बोला जाता है हॉर्मोन्स। तो हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, हॉर्मोन्स रिलीज करती है। अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपने केमिकल्स को रिलीज करती है, जिसके कारण जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अलग अलग ऑर्गन्स एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो ध्यान में रखना, पहले होते हैं ऑटोक्राइन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो सेल्स है ऑटोक्राइन्स, जो सीक्रेशन रिलीज करते हैं केमिकल खुद को स्टिमुलेट करने के लिए। तो ऐसे सेल जो खुद को स्टिमुलेट करने के लिए सीक्रेशन रिलीज करते हैं, दैट आर दी ऑटोक्राइन्स। दूसरा है पैराक्राइन्स। ये ऐसे सेल है जो उसके बाजू में उसका जो नेबर है, नेबरिंग सेल, जो नेबर है उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो सीक्रेशन रिलीज करते हैं वो होते हैं पैराक्राइन्स। तो खुद को स्टिमुलेट नहीं, बाजू वाले को स्टिमुलेट करने के लिए। उसके बाद होता है एंडोक्राइन्स। एंडोक्राइन्स ऐसे सेल्स है जो सीक्रेशन अपना रिलीज करती है डिफरेंट टाइप के सेल को स्टिमुलेट करने के लिए। डिस्टेंट सेल मतलब डिफरेंट, सो अलग ही, खुद को भी नहीं बाजू वाले को भी नहीं, अलग टाइप की सेल को स्टिमुलेट करने के लिए जो सेल अपना खुद का सीक्रेशन रिलीज करती है, दैट सेल इज नोन एज एंडोक्राइन्स। और फोर्थ वन इज ए फेरोनोम्स। अब ये जो है ये सेल नहीं है, ये ऑर्गन है। ऑर्गन रिलीज करता है अपना केमिकल, तो किसको स्टिमुलेट करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को। तो जब ऑर्गन अपना सीक्रेशन रिलीज करता है टू स्टिमुलेट एन ऑर्गेनिज्म, तो उस टाइप के केमिकल कोऑर्डिनेशन को फेरोनोम्स बोला जाता है। तो ये 4 केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1 मार्क का सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्लियर, सीईटी में भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है। और जितने ईजी वे में, ईजी वर्ड में मैं आपको समझा सकूँ उतने ईजी वर्ड में मैंने इसको आपको समझाया है कि नहीं। तो ऑटोक्राइन्स खुद को स्टिमुलेट करने के लिए सीक्रेशन, पैराक्राइन्स अपने बाजू वालों को स्टिमुलेट करने के लिए सीक्रेशन, एंडोक्राइन्स कुछ अलग प्रकार के सेल को स्टिमुलेट करने के लिए सीक्रेशन, और फेरोनोम्स ऑर्गन सीक्रेशन करता है टू स्टिमुलेट एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन देखते हैं। अपने बॉडी के अंदर जो केमिकल रिलीज होता है वो कौन है, हार्मोन्स है। हार्मोन्स के फॉर्म में होता है। तो ये एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, तो मैसेज का काम करता है लेकिन केमिकल के फॉर्म में। तो ओके, सो ये हो गया आपका केमिकल मैसेजेस। व्हाट्सएप में जो है वो वर्चुअल मैसेज होता है। ओके हाँ सर। एंड ये जो हार्मोन्स है उसकी पहली प्रॉपर्टी देखो, ये केमिकल मैसेंजर
एज ए एक्ट करते हैं, और इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, कम कॉन्सेंट्रेशन में भी ये इफेक्टिव होता है। अपने बॉडी के अंदर जो अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं वो लीटर में अपना सिक्रेशन रिलीज नहीं करती, थोड़ा कुछ माइन्यूट फॉर्म में होता है, लेकिन उसका असर बहुत होता है। ठीक है, दूसरा उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। कैन फंक्शन एज रेगुलेटर, रेगुलेटर का फंक्शन कर सकता है। इनहिबिट, अपने सिक्रेशन को रोक भी सकता है, स्टिमुलेट भी कर सकता है, और प्रोसेसेस को मॉडिफाई भी कर सकता है। हार्मोन की तीसरी जो प्रॉपर्टी है, हार्मोन इंटरैक्ट विद रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। जो टारगेट सेल है, उस टारगेट सेल, अब सेल को पता है आपके, उसके ऊपर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ इंटरैक्ट करता है कौन, हार्मोन। ठीक है, और कुछ जो है वो आपके जीन्स के साथ जो है वो इंटरैक्ट करते हैं, जो जीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान में रखना है, हार्मोन किसके साथ इंटरैक्ट करता है, जो टारगेट सेल है उस टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ वो इंटरैक्ट करता है, या फिर कभी कभी वो न्यूक्लियस के अंदर के जीन्स के साथ भी इंटरैक्ट करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपोसिक्रेशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रेट हो गए, या फिर हाइपोसिक्रेशन मतलब हार्मोन्स अगर कम सीक्रेट हो गए, तो अलग अलग प्रकार के डिसीज हमें हो सकते हैं। तो हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स लीड्स टू वेरियस डिसऑर्डर्स और डिसीज। डिसऑर्डर मतलब क्या, डिसीज है। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है हार्मोन सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब हार्मोन अब बस हो गया, बहुत हो गया, मतलब अब नहीं चाहिए, तो कैसे रोका जाता है, या फिर कब चाहिए तो कैसे उसको रिलीज किया जाता है, तो विच इज़ डन बाय पॉजिटिव निगेटिव मैकेनिज्म। ये आपको ध्यान में रखना है अबाउट द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। ठीक है, हाँ सर, ये हो गया आपकी 5 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन्स जो है वो एक्शन कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, अब ये चीज़ हम देखते हैं। अब हार्मोन एक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। पहला है मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर से वो कैसे काम करता है, पहला मोड है उसका। और दूसरा है मोड ऑफ एक्शन थ्रू द इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स। हाउ मेनी options or action are there in mechanism of hormone action? There are 2 actions. Mode of hormone action through membrane receptors. तो पहले आप देखेंगे जो एक्शन करता है हार्मोन मेम्ब्रेन रिसेप्टर की मदद से कैसे करता है। यस सर, तो देखो हार्मोन्स जैसे होते हैं कैटेकोलामाइंस, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, ये सभी हार्मोन्स हैं। अब ये लिक्विड सोल्यूबल नहीं है, सो दे आर नॉट लिपिड सोल्यूबल, देयरफॉर दे कैन नॉट एंटर थ्रू टारगेट सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनता है, फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है, लिपिड से बनता है। हमारे पास जो हार्मोन्स है, क्योंकि आपको पता है इस सेल के अंदर जाना पड़ता है, जिस सेल के ऊपर अटैक करना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है टारगेट सेल। अब टारगेट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बना है, लिपिड से बना है। ठीक है नहीं, हाँ सर, तो ये जो लिपिड से बना हुआ है, तो कुछ हमारे जो हार्मोन्स है वो लिपिड सोल्यूबल नहीं है, तो वो अंदर कैसे जाएंगे फिर, तो वो क्या करते हैं, देखो देयरफॉर दे कैन नॉट एंटर देयर टारगेट सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाएंगे क्या, वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार लिख के लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाते। सो दीज नॉन स्टेरॉइड वाटर सोल्यूबल हार्मोन इंटरैक्ट विद सरफेस रिसेप्टर। इस सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ वो क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, व्हाइल इनिशिएट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो वो जब सरफेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो रिसेप्टर्स के साथ, तो क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स पेप्टाइड हार्मोन बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ ये बाइंड हो गए, बंध गए। आगे क्या होता है, तो हार्मोन और रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो दोनों जब जुड़ जाते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनता है, हार्मोन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आपका ये हाथ है, तो हाथ के अंदर आपने जो अंगूठी है वो पहन ली, तो दोनों का स्ट्रक्चर बन गया ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उसी तरीके से जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है कॉज द रिलीज ऑफ एंजाइम, तो ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो एक एंजाइम जो है वो रिलीज होता है, दैट इज एडिनिलेट साइक्लेज।
एडिनिलेट साइक्लेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है और जो क्या करता है, दिस एंजाइम फॉर्म द साइक्लिक एएमपी फ्रॉम एटीपी। तो साइक्लिक एएमपी वो बनाता है एटीपी से और ये जो है वो एंजाइम के एक्शन को शुरू कर देता है। सो CAMP एक्टिवेट द एंजाइमेटिक एक्शंस। ठीक है, यस सर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या इसने क्या किया है, तो ये जो पहला हमारा मोड ऑफ एक्शन है हार्मोन का, ये रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उसके साथ वो कंबाइन हो गया और उसने जो है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया और उसके बाद उसका काम उसने शुरू कर दिया। उसके बाद वो अंदर चला गया, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक AMP, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और उसने बाद में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी चालू कर दिया। बायोकेमिकल अंदर से, बाद में फिजियोलॉजिकल होगा कि ओवेरियन ग्रोथ मतलब क्या, ओवरीज जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सर। तो ये टाइप का जो हार्मोन का एक्शन मोड है, मैकेनिज्म है, वो है आपका थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर से होके गया है, उसके साथ पार्टनरशिप करके उसने काम किया है। दूसरा है मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंटरसेलुलर, नॉट इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर। ठीक है, सो मोड ऑफ एक्शन थ्रू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब ये क्या है, अब देखो, स्टेरॉइड थायराइड हार्मोन्स आर द लिपिड सोल्यूबल एंड इजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जा सकते हैं, लिपिड सोल्यूबल है, टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उनके साथ कुछ पार्टनरशिप करने की जरूरत है क्या, नहीं। सो इन द साइटोप्लाज्म दे बाइंड टू स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ ये बाइंड करते हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब ये जो पहला मैकेनिज्म है, इसके अंदर भी रिसेप्टर्स जो है वो काम में आए, लेकिन ये रिसेप्टर जो थे वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर के थे और इसमें जो सेल रिसेप्टर्स है वो सेल के अंदर के है, सेल के अंदर, इसीलिए इसका नाम है इंट्रा, मतलब अंदर, और सेल के अंदर है तो इंट्रा सेलुलर। सो ये सेल कौन सी है, फिर ये टारगेट सेल है। तो टारगेट सेल के अंदर के जो रिसेप्टर है उसके साथ जाके पार्टनरशिप की इसने। ठीक है, हाँ सर। एंड इन द न्यूक्लियस द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द स्पेसिफिक रेगुलेटरी साइड ऑफ DNA। रेगुलेटरी साइड के DNA के साथ ये बाइंड कर जाता है और बाद में mRNA बनता है। mRNA से बाद में क्या होता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन मतलब पर्टिकुलर एक एंजाइम बनता है। ठीक है, और वो एंजाइम क्या करता है, अपना एक्शन शुरू कर देता है। ठीक है, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन मतलब ही एंजाइम। तो वो एंजाइम क्या करेगा, अपनी एक्शन शुरू कर देगा। सो एक्शन जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स है, मतलब ये जो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट होंगे वो कौन से होंगे, सेल के अंदर के, मतलब इंट्रा रिसेप्टर्स। तो इसका जो स्लो होता है, इसका काम करने का जो काम है, मतलब वो काम करने की जो स्पीड है वो स्लो होती है, लेकिन लंबे समय तक टिकता है, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, हाँ सर। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, ये जो हार्मोन है वो सीधा इधर ऊपर के जो रिसेप्टर्स है उसके साथ बाइंड नहीं हुआ, सीधा वो अंदर चला गया और अंदर जो रिसेप्टर्स है उसके साथ वो कंबाइन होके उसने रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना दिया। बाद में अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, पहले DNA से बना mRNA से बना प्रोटीन। तो इधर हो गया ट्रांसक्रिप्शन, पहली वाली प्रोसेस चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा होगा। दूसरी है ट्रांसलेशन, उसके बाद टिश्यू, ये बन गया प्रोटीन्स मतलब ये आपके हो गए एंजाइम्स, वो प्रोटीन्स ने काम शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ सर। तो दो टाइप के हार्मोन एक्शन का ये काम है, मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर, मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो बाहर के रिसेप्टर के साथ पार्टनरशिप, नहीं तो अंदर के रिसेप्टर के साथ पार्टनरशिप, ये आपका एंजाइम करता है और अपने काम को ये शुरू कर देता है, काम को कंप्लीट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा इसके अंदर डिसीज़ रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम्स, डिसऑर्डर मतलब डिसीज़, बाद में केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ बेसिक चीज़ें, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद सिर्फ एक लास्ट पार्ट होगा आपके चैप्टर नंबर 8 का, और जो चैप्टर नंबर 9 है, नॉट 8, चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।